विदेश में रहकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे कृष्ण मेनन जैसे भारतीय नेता गोवा को भारत के चेहरे पर एक फुंसी कहकर पुकारते थे। नेहरू से अक्सर वो कहा करते थे कि गोवा को घर लाना है। गोवा के बारे में नेहरू को एक तरह से मेंटल ब्लॉक था। उन्होंने पश्चिमी देशों को आश्वासन दे रखा था कि वो ताकत से गोवा को भारत में मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण मेनन उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि वो पुर्तगाल के इस उपनिवेश के बारे में दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। एक तरफ तो वो स्पेन और रंग भेद समर्थक देशों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत से सटे हुए गोवा पर पुर्तगाल के कब्जे के बारे में बिल्कुल चुप है। जब पुर्तगाल को गोवा को छोड़ देने के सारे प्रयास विफल हो गए तो नेहरू ने सेना भेजकर गोवा को आजाद कराने की योजना को हरी झंडी दे दी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गोवा 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन के लेखक वाल्मीकि फलेरो लिखते हैं, 2 दिसंबर 1961 से भारतीय सैनिकों की लामबंदी शुरू हुई थी। 50 पैराशूट ब्रिगेड को आगरा, हैदराबाद और मद्रास से बेलगांव लाया गया। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में 100 से ज्यादा यात्री ट्रेनों के रास्ते बदलकर ब्रिगेड के सैनिकों को बेलगांव पहुंचाया गया। यात्री ट्रेनों के अलावा कई मालगाड़ियों का भी बेलगांव तक सैन्य साजो सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। दिसंबर 1961 में भारत में अमेरिकी राजदूत जॉन कीनेथ गॉलब्रेट ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कई बार मिलकर गोवा में सैनिक कार्रवाई के उनके फैसले को बदलवाने के लिए दबाव बनाया। नतीजा ये हुआ कि गोवा में सैनिक कार्रवाई का पहले से तय दिन 14 दिसंबर को बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दिया गया। पुर्तगाली अंतिम समय में अमेरिकी कूटनीति के सफल हो जाने के प्रति इतने आश्वस्त थे कि 16 दिसंबर की रात को पुर्तगाली गवर्नर जनरल और उनकी सेना के कमांडर इन चीफ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी के भोज में शामिल हुए थे। 17 दिसंबर को अमेरिकी राजदूत ने नेहरू से मिलकर प्रस्ताव दिया कि भारत गोवा के खिलाफ सैनिक कार्रवाई 6 महीनों के लिए टाल दे। उस बैठक में मौजूद कृष्ण मेनन ने नेहरू और प्रोफेसर गॉलब्रेट से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। भारतीय सैनिक गोवा में घुस चुके हैं और उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। भारतीय सेना ने 17-18 दिसंबर की आधी रात को गोवा की सीमा पार की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने 19 दिसंबर 1961 के अंक में बैनर हेडलाइन छापी, आवर ट्रूप्स एंटर गोवा, दमन एंड दीव एट लास्ट। भारतीय सेना को गोवा में घुसने के लिए मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोवा पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल कैंडिथ के नेतृत्व में 17 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, 18 दिसंबर की सुबह भारतीय सैनिक उत्तर में सावंतवाड़ी, दक्षिण में कारवार और पूर्व में बेलगांव से गोवा में घुसे। इस बीच भारतीय विमानों ने पूरे गोवा में पर्चे गिराकर गोवा वासियों से शांत और बहादुर रहने के लिए कहा। इस पर्चे में कहा गया कि आप अपनी आजादी पर खुश होइए और उसे मजबूत कीजिए। 18 दिसंबर की शाम तक राजधानी पंजिम को चारों तरफ से घेर लिया गया था। स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों की मदद कर रहे थे और उन जगहों के बारे में उन्हें बता रहे थे जहां पुर्तगालियों ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। उधर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सेंसर के अंतर्गत काम कर रही प्रेस वहां के लोगों को गोवा में पुर्तगाली सैनिकों के कड़े प्रतिरोध और भारतीय सैनिकों से हाथ से लड़ने की खबरें दे रही थी। ये झूठी खबर भी छापी जा रही थी कि पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया है। पुर्तगाल के लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि गोवा में पुर्तगाल के बहुत कम सैनिक मौजूद हैं। उनके पास न तो लड़ने का अनुभव है और न ही उन्हें इस तरह के ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अगर वो सांकेतिक विरोध करना भी चाहें तो इसके लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। जब पुर्तगाल ने ये मामला सुरक्षा परिषद में उठाया, उस दिन तक भी पुर्तगाली प्रेस बढ़ा चढ़ाकर दावा कर रही थी कि भारत के अब तक 1500 सैनिक मर चुके हैं। 18 दिसंबर के पूरे दिन गोवा रेडियो युद्ध संगीत बजाता रहा, लेकिन उसने भारतीय सैनिकों के गोवा में घुसने की कोई खबर नहीं दी। जैसे ही भारतीय विमानों ने डेबुलिम हवाई अड्डे पर बमबारी शुरू की,
स्कूल गए बच्चों से कहा गया कि वो अपने घर लौट जाएं। 18 दिसंबर को सुबह 7 बजे स्क्वाड्रन लीडर जयवंत सिंह के नेतृत्व में 6 हंटर विमानों ने पूना के वायुसेना ठिकाने से उड़ान भरी। उन्होंने बम्बोली में स्थित रेडियो स्टेशन पर रॉकेट और गन कैनन से हमला किया और उसे 10 मिनट में बर्बाद कर दिया। गोवा का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। गोवा रेडियो का वो मशहूर अनाउंसमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया। ये पुर्तगाल है, आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। उसी समय पूना से 12 कैनबरा और 4 हंटर विमानों ने गोवा के लिए उड़ान भरी। उन्होंने गोवा के डोवालिम रनवे पर 1000 पाउंड के 63 बम गिराए। वाल्मीकि फेलोरो लिखते हैं, पहले राउंड में 63,000 पाउंड बम गिराने के बावजूद भारतीय वायु सैनिक चैन से नहीं बैठे। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने वहां पर फिर से हमला किया और इस बार कुल 48,000 पाउंड बम गिराए। इसके आधे घंटे बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट विवियन गुडविन को डेबोलिम हवाई पट्टी पर हुई बमबारी से हुए नुकसान की तस्वीरें लेने भेजा गया। तस्वीरों से पता चला कि हवाई पट्टी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके बाद 11:40 पर डेबोलिम पर तीसरा हमला किया गया। भारतीय वायुसेना की जबरदस्त बमबारी के बावजूद डेबोलिम हवाई अड्डे पर मात्र कुछ गड्ढे ही बन पाए थे। गोवा में मौजूद पुर्तगाली अफसरों ने तय किया कि वो अपने बीवी बच्चों को हवाई जहाज से पुर्तगाल भेजेंगे। उस समय डेबोलिम में सिर्फ 2 विमान उपलब्ध थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, डेबोलिम हवाई पट्टी पर बने गड्ढों की जल्दी मरम्मत की गई। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद गवर्नर जनरल सिल्वा ने इन विमानों के उड़ने की अनुमति दे दी। वाल्मीकि फेलेरो लिखते हैं, 2 विमानों में पुर्तगाली अफसरों के बीवी बच्चों को भरा गया और जरूरी सरकारी दस्तावेज भी रखे गए। इन विमानों ने गुप्त अंधेरे में बहुत बड़ा जोखिम उठाते हुए सिर्फ 700 मीटर लंबे रनवे से बिना बत्तियां जलाए टेक ऑफ किया। इन विमानों पर समुद्र में तैनात भारतीय युद्धपोतों ने गोलियां भी बरसाईं, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गए। भारतीय विमानों को चकमा देने के लिए ये विमान उत्तर की ओर उड़ने की बजाय पश्चिम की ओर मुड़े और बहुत नीचे उड़ते हुए लंबा रास्ता तय करते हुए पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे तक आ पहुंचे। इस बीच गोवा के गवर्नर जनरल मेजर जनरल वसालो सिल्वा वास्को डिगामा पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले मेजर बिल कार्वाल्हो के नेतृत्व में 4 सिख के जवान सबसे पहले पहुंचे। ब्रिगेडियर रवि मेहता ने वाल्मीकि फेलेरो को एक इंटरव्यू में बताया था, मेजर बिल करवालो, कैप्टन RSK बाली और मैं अल्पल किरोज हिल के गेट पर पहुंचे जहां जनरल सिल्वा मौजूद थे। हम मेस में उस मेज पर पहुंचे जहां जनरल सिल्वा बैठे हुए थे। उनको तब तक पता चल चुका था कि भारतीय सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और उनके पास विरोध करने का कोई विकल्प नहीं है। बिल ने गवर्नर को सैल्यूट किया। गवर्नर ने खड़े होकर उस सैल्यूट का जवाब दिया। बिल ने कहा कि आप अपने सैनिकों को हथियार डालने और बैरक के अंदर चले जाने का आदेश दीजिए। उन्होंने गवर्नर से कहा कि वो भी अपने निवास स्थान पर चले जाएं, जहां उन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना के कुछ जवानों को तैनात कर दिया गया। सरेंडर समारोह 19 दिसंबर 1961 की रात 9:15 पर हुआ। उस समय वहां बहुत कम लोग मौजूद थे। उनमें से एक थे डॉक्टर सुरेश कानेकर, जिन्होंने गोवा की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। बाद में उन्होंने सन 2011 में प्रकाशित अपनी किताब गोवा's लिबरेशन एंड देयर आफ्टर में लिखा, सरेंडर समारोह खुले मैदान में हुआ था। ब्रिगेडियर ढिल्लों जीप पर बैठे हुए थे। उन्होंने वहां मौजूद कारों को अर्धवृत्ताकार स्टाइल में खड़ा किया। उनकी हेडलाइट्स ऑन थी। उस जगह पर केंद्रित थी जहां जनरल सिल्वा आत्मसमर्पण करने वाले थे। करीब 8:45 पर जनरल सिल्वा को वहां लाया गया। उनके साथ उनके चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल मार्के डे आंद्रेद भी थे। उनको करीब आधे घंटे तक इंतजार कराया गया। उनके दोनों तरफ कतार बांधे भारतीय सैनिक खड़े थे। डॉक्टर कानेकर आगे लिखते हैं,
जब ब्रिगेडियर ढिल्लों को बताया गया कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, तब वो अपनी जीप से उतरे और जनरल सिल्वा के सामने खड़े हो गए। ब्रिगेडियर ढिल्लों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा ने कहा कि गोवा, दमन और दीव के गवर्नर जनरल उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। नंदा के आदेश देने पर जनरल सिल्वा आगे बढ़े। उन्होंने ढिल्लों को सैल्यूट किया। ढिल्लों ने उस सैल्यूट का जवाब नहीं दिया। इससे मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिल्वा मेजर जनरल थे और ओहदे में ढिल्लों से ऊंचे पद पर थे। उन्होंने ढिल्लों को सरेंडर के कागज दिए। इसके बाद ढिल्लों अपनी जीप पर वापस चले गए और सिल्वा को उस भवन में ले जाया गया जहां उन्हें हिरासत में रखा जाना था। इस पूरे समारोह के दौरान न तो सिल्वा ने एक शब्द कहा, न ही ढिल्लों ने। लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा ने इस समारोह की तस्वीर खींचने के लिए एक फोटोग्राफर की व्यवस्था की थी, लेकिन फोटोग्राफर के कैमरे में फ्लैश नहीं था। नंदा ने फोटोग्राफर को ब्रीफ किया था कि वो जब इशारा करेंगे तब उसे तस्वीर लेनी होगी, लेकिन आखिरी समय पर नंदा इशारा देना भूल गए, इसलिए फोटोग्राफर ने तस्वीर नहीं खींची। कुछ दिनों बाद दक्षिणी कमान के प्रमुख जनरल JN चौधरी जनरल वसालो सिल्वा से मिलने उनकी जेल की कोठरी में गए। जनरल चौधरी ने वसालो को आश्वस्त किया कि उनकी पत्नी फर्नांडा परेरा मोंटेरो सुरक्षित हैं और भारत सरकार जल्द ही उन्हें लिस्बन भेजने वाली है। जनरल चौधरी के दिए वादे के बावजूद वसाला की पत्नी फर्नांडा सिल्वा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। वाल्मीकि फेलेरो लिखते हैं, उनको जबरदस्ती उनके डोना पौला वाले सरकारी निवास से बाहर किया गया। उनको पणजी की सड़कों पर भटकते हुए देखा गया। पूर्व मुख्य सचिव अबेल कोलोस ने उन्हें अपने सरकारी घर में शरण दी। जब ये मामला संसद में उठा तो नेहरू ने कोलोस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक शरीफ इंसान की तरह परेशानी में पड़ी महिला के साथ व्यवहार किया है। 29 दिसंबर 1961 को फर्नांडा सिल्वा को भारतीय वायुसेना के एक विमान से बंबई ले जाया गया, जहां से उन्होंने लिस्बन के लिए उड़ान भरी। उनके पति जनरल सिल्वा 5 महीने बाद अपने देश जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 22 जवान मारे गए, जबकि 54 अन्य जवान घायल हुए। अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब इंडियाज वॉर्स 1947-1971 में लिखते हैं, इस अभियान में पुर्तगाली सेना के 30 सैनिक मरे और 57 अन्य घायल हुए। इसके अलावा करीब 3,306 पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय सेना ने युद्धबंदी बनाया। जब पुर्तगाली सैनिक मई 1962 में अपने देश वापस लौटे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। वाल्मीकि फेलेरो लिखते हैं, लिस्बन पहुंचते ही पुर्तगाली युद्धबंदियों को साधारण अपराधियों की तरह उन्हें बंदूक की नोक पर सैनिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके परिवार वाले उनसे मिलने हवाई अड्डे आए हुए थे, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उनको डरपोक और देशद्रोही कहकर उनकी बेइज्जती की गई। करीब 1 दर्जन अफसरों को, जिनमें गवर्नर जनरल वसालो सिल्वा भी शामिल थे, सेना से निष्कासित कर दिए गए। यही नहीं, उनके जीवन भर किसी सरकारी पद पर रहने पर भी रोक लगा दी गई। जब 1974 में सालाजार के उत्तराधिकारी मार्सेलो कायतानो को सत्ता से हटाया गया, तब जाकर इन बर्खास्त किए गए लोगों की बहाली हुई और मेजर जनरल वसालो ई सिल्वा को सेना में उनकी पुरानी रैंक पर फिर से बहाल किया गया।